जय हिंद, नमस्कार प्यारे छात्रों आप सभी छात्रों के लिए हम लेकर आ चुके हैं डस्ट ऑफ स्नो के जितने भी एमसीक्यूज 2025 के एग्जाम में आने की संभावना है उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कर लेते हैं तो हम आपसे गारंटी लेते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो में से एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो में आपको हम पूरी डिटेल से समझाने वाले हैं कि डस्ट ऑफ स्नो से आप किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से आप अपने एग्जाम को बेहतर बनाएंगे। तो छात्रों चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले एमसीक्यूज के माध्यम से हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और इस चैप्टर को आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। हु सूक डाउन द हेमलॉक ट्री, इसका मतलब ये है कि जो हमारा हेमलॉक ट्री था उसको किसने हिलाया या फिर किसने उसे झुकाया। तो आपको पता है कि डस्ट ऑफ स्नो में कौवे की बात की गई है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा क्रो। सिंपली आपको उत्तर यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद अगला इसी में से प्रश्न है, व्हाट फेल ऑन द पोएट, यानी कि पोएट के ऊपर क्या गिरा। आप सभी छात्रों को पता है कि पोएट के ऊपर क्या गिरा था, डस्ट ऑफ स्नो गिरा था। आप सभी को पता है कि डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरा था। अगला प्रश्न देखेंगे, इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर, यानी कि शुरुआत में। अर्लियर का मतलब होता है शुरुआती दौर में जो पोएट थे उनका मूड किस प्रकार था। तो उनका मूड था हमारा क्या था, सैड था। वे क्या थे, दुखी थे। जब पोएट हमारे क्या होते हैं कि शुरू में होते हैं तो दुखी होते हैं और बाद में वो क्या होते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। इसका अर्थ यह हुआ कि यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो था वो जब पोएट के ऊपर गिरी तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जब डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो पोएट यानी कि कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप सभी को पता है कि चेंज हिज मूड, चेंज हिज लक, उसके बाद चेंज हिज जॉब और चेंज हिज कलर। तो यहाँ पर आप सभी छात्रों को पता है कि यहाँ पर क्या हुआ कि उनका जो मूड था परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, यानी कि व्हाट वाज द सेव्ड फॉर द पोएट। पोएट के लिए यहाँ पर जरा समझिए, क्रो, स्नो, ट्री, सम पार्ट ऑफ द डे। यहाँ पर बताइए पोएट ने क्या बचाया, यानी कि पोएट के लिए क्या बच गया। भाई क्रो बचेगा नहीं, स्नो बचेगा नहीं, ट्री बचेगा नहीं। उनका जो सम पार्ट ऑफ द डे था, यानी कि दिन का जो शेष भाग था वो क्या हो गया, बच गया था। यानी कि आधे दिन तो पोएट क्या थे, दुखी थे। और जब जैसे ही उनके ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिरता है, उनके क्या होते हैं, हेमलॉक ट्री के ऊपर जब क्रो बैठा हुआ होता है उसे हिलाता है तो उनके ऊपर बर्फ गिरती है और पोएट का जो मूड होता है चेंज हो जाता है। और उसके बाद से जो उनका बचा हुआ दिन होता है वो भी क्या हो जाता है, हैप्पी हैप्पी गुजर जाता है। अगला प्रश्न, व्हाट द पोएट सेज, यानी कि कवि कहते हैं, ऑफ द डे आई हैड रूइंड। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूइड। रूइड का अर्थ क्या हुआ। देखिए इसमें जो पोएट थे वहां पर क्या हुआ, उनको पछतावा हुआ था। दिन के आधे दिन उनको क्या हुआ था, पछतावा हुआ था। तो रूइंड एक रूइंड होता है जिसका मतलब होता है बर्बाद होना। देखिए ये रूइंड होता है, ये रूइड है, ठीक है, याद रखना। रूइंड मतलब होता है बर्बाद होना, रूल्ड मतलब होता है शासन करना। का ये क्या है, कनक्वेड। कनक्वेड मतलब होता है जीत या फिर आप कह सकते हैं विजेता, ठीक है। कनक्वेड याद रखना, ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेल्ड इन रिग्रेट। हेल्ड इन रिग्रेट का मतलब ये हुआ कि उनको पछतावा होना, किसी चीज के लिए पछतावा होना। तो हेल्ड इन रिग्रेट इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता है। तो रूइड का मतलब क्या हो जाएगा, हेल्ड इन रिग्रेट, इसका मतलब ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। अब राइम स्कीम क्या होती है जरा एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। अब यहाँ से आपकी देखिए, डस्ट ऑफ स्नो किसके द्वारा लिखी गई है, तो रॉबर्ट फ्रोस्ट जी के द्वारा एक कंपोज्ड की गई है। अब राइम स्कीम समझते कैसे हैं, जो हमारी पैराग्राफ दिया गया है, यानी कि जो पैसेज दिया गया है उसके लास्ट वाले वर्ड को आपको ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या है, डब्लू है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ई है। लास्ट वाला अक्षर देखना है बस आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये अपना ई है।
उसके बाद यहाँ पर क्या है, W है, यहाँ पर क्या है, E है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग देखिए एक एक अक्षर पे यहाँ पर रिपीट है, तो जरा समझेंगे हम क्या मानेंगे, इसे हम लोग A मान लेते हैं, इसे हम लोग B मान लेते हैं। अब देखिए A अपना क्या होता है, फिर से आता है, फिर B आता है, तो राइम स्कीम अपनी क्या बनी, AB, उसके बाद अपने क्या बनी, AB। तो पहले स्टेंजा में अपना राइम स्कीम क्या बना, AB बन गया। अब दूसरा स्टेंजा हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए लास्ट में अपना क्या दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, यहाँ पर अपना क्या दिखाई दे रहा है, T दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपना D दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपना T दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर अपना क्या दिखाई दे रहा है, D दिखाई दे रहा है। तो मान लेते हैं अपना C हो गया, हम A भी तो मान चुके हैं, इसको C मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको मान लेते हैं D हो जाएगा, फिर T आ गया मतलब C हो जाएगा, फिर यानी कि D पार्ट है तो D हो जाएगा। तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा राइम स्कीम निकल के है, CD और अपना ये CD, ये अपना राइम स्कीम निकल के आया। तो चलो एक बार ऑप्शन पर आते हैं हम लोग। अभी आपने समझ लिया, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर राइम स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी होगा, ये ऑप्शन गलत। उसके बाद देखिए ए बी, उसके बाद क्या है CD, ये DC, ये भी गलत। उसके बाद देखिए ए बी सी डी, ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अभी आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ए बी उसका सी डी, तो वही ऑप्शन था ना यहाँ पर, ए बी सी डी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे हर बार पूछता है, पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस क्या होती है, इसे फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्लास 12 में जब आप जाएंगे, 11 और 12 में, तो आपको इससे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ना होता है, हिंदी में जिसे आप लोग अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार यूज किया गया है, एंड सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पर अल्टरनेशन यूज किया गया है। तो आप लोग इसे सिंपली लिख लीजिएगा। मैं आपको सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ, बस आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज दिखाता है। तो डस्ट ऑफ स्नो का यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल, या फिर कह सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े किसी चीज के। तो स्नो मतलब होता है बर्फ, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में यहाँ पर दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, जो क्रो और हेमलॉक ट्री क्या किस चीज के प्रतीक होते हैं, ये सारो यानी कि दुख के प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आपके वीडियो हमने जो बनाया है अच्छा लगा है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और 2025 एग्जाम का अपना टारगेट है